तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपना जो रीट का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में है ना छोटा मोटा एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बार एग्जाम में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि कचरा प्रबंधन क्या है। टॉपिक क्या है? छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? कचरा प्रबंधन। ये टॉपिक छोटा सा एक है, किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, फिर उन अपशिष्टों का निपटारण कैसे करें, है ना। और कौन से नवीनीकरणीय, कौन से अनवीनीकरणीय, या कौन से जैव निम्नीकरणीय, कौन से अजैव निम्नीकरणीय, मतलब जिनका विघटन हो जाए, जिनका विघटन नहीं हो, उसके आधार पे कौन कौन से अपशिष्ट है जिनका विघटन यानी पुनर्चक्रण हो सकता है, कैसे करें, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ। और एग्जाम के लिए थोड़ा सा एक बार इसके लिए आपको रीडिंग लगानी है ना। इसमें से जनरली कई बार एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखो कचरा प्रबंधन। अब देखो पहले तो अपशिष्ट है क्या? अपशिष्ट क्या है कि वे पदार्थ, अपशिष्ट है क्या यानी वे पदार्थ जो कि अवांछनीय होते हैं। क्या होते हैं? जो अवांछनीय होते हैं, जो अनुपयोगी व अवांछनीय, मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी जो उपयोगी नहीं होते, हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं आते, वे पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं आते, अनुपयोगी होते हैं, अवांछनीय मतलब जो हमारी इच्छाओं के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। इन्हें कचरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इनको कचरा भी कहा जाता है। कचरा बोलते हैं, अपशिष्ट को बोलते हैं कचरा। और इसका प्रबंधन कैसे करें, वो अपना सिलेबस में वो है कचरा प्रबंधन। इनमें इसमें प्राय मनुष्यों द्वारा, हमारे द्वारा जो है ना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए गए पदार्थ, जैसे कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक है ना, कांच है, औद्योगिक तरल है। कौन से? कागज, कपड़ा, कांच, औद्योगिक तरल मतलब उद्योगों में या फैक्ट्रियों में निकलने वाला लिक्विड है। वह ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड है, वो अपशिष्ट है, ये सारे शामिल आते हैं। किसमें आते? सारे कचरे में, या क्या बोलते हैं अपशिष्ट के अंदर सारे इनको शामिल करते हैं। औद्योगिकरण यानी उद्योगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वह जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, के कारण क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का लगातार क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जीवन शैली, संस्कृति, आर्थिक वातावरण से संबंधित है। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो वैसे वैसे मनुष्य बढ़ रहे हैं। और यानी जो मनुष्य बढ़ रहा है, तो वो क्या, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है। आवश्यकताएं बढ़ेगी तो इससे क्या है? फिर कचरा भी बढ़ेगा, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। औद्योगिकरण हो रहा है, अधिक से अधिक क्या फैक्ट्रियां लग रही है, उद्योग लग रहे हैं, उनसे भी क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है। तो बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या और धीरे धीरे वातावरण बढ़ रही है। और अपशिष्ट पदार्थ बढ़ेंगे, वो क्या हमारी संस्कृति प्रभाव डालते हैं, हमारी वातावरण को भी दूषित करते हैं, और वातावरण के ऊपर भी क्या है? प्रभाव डालते हैं, हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। यानी हमारे जीवन शैली में आने वाले कई अवरोध हो जाते हैं, यानी जैसे कोई बीमारियां वगैरह पैदा हो जाए, है ना, उससे क्या हमारी जीवन शैली क्या होती है? प्रभावित होती है। किनसे? इन कचरा या अपशिष्ट पदार्थों से। अब देखो अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट जो है ना, टाइप्स ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट के प्रकार यानी अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ जो है, उनके कितने प्रकार होते हैं कि लिक्विड है या सॉलिड है या सेमी लिक्विड है, इस आधार पर इसको अलग अलग टाइप में बांटते हैं। पहला क्या है? ठोस। फर्स्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट, मतलब जो सॉलिड हो। तो ठोस समझते हो आप, यानी सॉलिड, जिनमें बिल्कुल के कण पास पास हो, जिसको आप हाथ में ले सकते हो, सॉलिड है, यानी सॉलिड वेस्ट। वे अवांछनीय अनुपयोगी पदार्थ, यानी वे अनुपयोगी पदार्थ यानी जिनको हम काम में नहीं लेते, जो ठोस अवस्था में मानवीय गतिविधियों व उद्योगों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। जो ठोस अवस्था में या तो हमारे द्वारा, जिनको यूज करके हम फेंक देते हैं, जो हमारे फिर काम के नहीं होते, वो ठोस अपशिष्ट, या फिर उद्योगों के द्वारा, उद्योगों में कोई भी कच्चे माल के द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है, उसके बाद कोई पदार्थ वस्तु बनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो ठोस अवस्था में, वो भी उद्योगों के द्वारा निकल रहा है, निष्कासित किए जाते हैं, ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? ठोस अपशिष्ट कहलाएंगे। ठोस अपशिष्ट कार्बनिक व अकार्बनिक। तो कार्बन यानी जिनके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा हो तो कार्बनिक भी हो सकते हैं, और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। कौन? अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ या ठोस अवस्था में जो है, जिसमें कपड़ा है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? कपड़ा है, बोतलें, दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं ना, तो वास्तव में उसके बाद लास्ट में हम बोतलों को फेंक देते हैं, तो बोतलें हैं। कागज है, कागज का यूज कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। उपकरण है, कोई भी अपरेटस उपकरण, जैसे बैटरी वगैरह है, या तो जैसे मोबाइल वगैरह काम में ले लिया, उसके बाद खराब हो गया,
उसके ऊपर वाला ढांचा हमने क्या फेंक दिया है, पॉलीथीन वगैरह होती है ना, बैटरी है या पेंट के डिब्बे हैं, पेंट करने के बाद लोहे वाले वो डिब्बे से होते हैं, वो डिब्बे हैं, पॉलीथीन है, ये सारे क्या है, ठोस अपशिष्ट में शामिल है। सारे किस में आते हैं ये सारे ठोस अपशिष्ट है। और उसके बाद दूसरा टाइप सेकंड, और सेकंड टाइप कौन सा है, तरल अपशिष्ट। दूसरा कौन सा है, लिक्विड या तरल अपशिष्ट है, लिक्विड वेस्ट। और इसमें क्या आते हैं, वे तरल अपशिष्ट पदार्थ जो घरेलू व औद्योगिक गतिविधि द्वारा उत्पादित होती है। देखो अब तरल यानी ठोस के अलावा फिर तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहे, वो हमारी घरेलू दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजें हैं, वो हम काम में लेने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं वो तरल रूप में रहे, वो हो सकता है। या फिर उद्योगों में कोई पदार्थ के निर्माण के दौरान के तरल पदार्थ का निष्कासन हो जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो, तो उद्योगों के द्वारा हो सकता है। तरल या द्रव अपशिष्ट कहलाते हैं, जिसमें जैसे देखो सीवेज, सीवेज वाला भाग है, हम आजकल तक शहरों के अंदर ना सीवरेज बना रहे हैं, तो उसके अंदर के सीवेज डालने के लिए, मतलब जो मलमूत्र है या घरेलू अन्य कोई अनुपयोगी पदार्थ जो तरल अवस्था में हो, उनको क्या है उस सीवरेज के माध्यम से क्या है अलग शहर के बाहर इकट्ठा किया जाता है, जो वाटर ट्रीटमेंट में उसको फिर काम में लेते हैं। तो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जल है, घरेलू अपशिष्ट जल जैसे नहाने धोने कपड़े धोने के बाद पानी बनता है, वो थोड़ा खराब पानी है, वो क्या है सीवेज के रूप में यानी तरल अपशिष्ट के रूप में है। प्रसंस्कृत जल यानी वे जल जिनको हमने यूज में ले लिया है, उसके बाद यूज में लेने के बाद बचा हुआ जल, अन्य तरल पदार्थ इसमें शामिल है। जो लिक्विड फॉर्म में हो ना, वो सारी अपशिष्ट पदार्थ किस में आएंगे, तरल अपशिष्ट के अंदर अपन इसको शामिल करते हैं। उसके बाद तीसरा है गैसीय अपशिष्ट। तीसरा प्रकार कौन सा है, गैसीय अपशिष्ट, गैसियस अपशिष्ट यानी गैसियस वेस्ट। गैसीय अपशिष्ट के अंदर क्या है, यानी जो गैस अवस्था में हो, सामान्यतः ये किससे आएंगे, दहन से। लकड़ी जलाई आपने या कोई वस्तु जलाई, दहन वाली क्रिया की, उसमें क्या है जैसे गैस वगैरह निकली या धुआं वगैरह निकला, वो किसमें आता है, सारा गैसीय अपशिष्ट में आएगा, जिससे क्या वातावरण क्या होता है, प्रदूषित। तो गैसीय अपशिष्ट है, क्या है, गैसीय अपशिष्ट दहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। उद्योगों के अंदर भी क्या है, धुआं निकलता है बहुत ज्यादा दहन क्रिया में, जैसे देखते हो ना ईंट बनाने वाले भट्टे होते हैं, उनमें चिमनी से धुआं निकलता है, वो कौन सा है, गैसीय अपशिष्ट में आता है। ये मुख्य रूप से प्रदूषण के कारक भी होते हैं। ये क्या है, इनसे क्या होता है, प्रदूषण भी फैलता है। उदाहरण जैसे सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, याद रखना ये किसके, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऐसे सल्फर के, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो सल्फर वाली गैसें हैं, जिससे क्या है, ये गैस है ना सल्फर वाली और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये ऊपर जाके क्या फिर बादलों के साथ मिलकर के अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, इनसे अम्ल वर्षा भी होती है। कई बार पूछ लेते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ये गैस ही अपशिष्ट है। फ्रियोन, जिनका यूज हम प्रशीतक के रूप में करते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में, प्रशीतक मतलब ठंडक उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जैसे फ्रिज के अंदर है या एसी के अंदर जो गैस डालते हैं ना, वो गैस, वो फ्रियोन, जिसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं, फ्रियोन, ये भी क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे भी क्या गैसीय अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट पदार्थ ये तो है, तीन प्रकार के अपशिष्ट हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस यानी गैसीय अपशिष्ट। अब देखो, अब ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनको अगर हम वातावरण में डाल दें, बाहर डाल दें, ये अपने घर से बाहर डाल दिया, डालने के बाद वो अपशिष्ट पदार्थ टूटे या न टूटे, मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ टूटकर खाद बन के वापस मृदा मिल जाए, उनको बोलते हैं नवीनीकरणीय या जैव अपघटनीय, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाए। जैसे सब्जी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, सड़े हुए फल है, सब्जियां है ना, उनको अगर आप मिट्टी में डाल दो तो एक दो दिन बाद इधर के सड़ जाएगी वो, और उसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाएगा, उसका निम्नीकरण हो जाएगा, यानी उसका अपघटन हो जाएगा। लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक्स वगैरह है, या फिर कोई मेटल है, मेटल के डिब्बे, धातु के डिब्बे वगैरह हैं, ये जो है ना, इनका विघटन नहीं होता, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं होता, और नहीं होंगे तो ये वातावरण में बने रहते हैं। इसलिए से भूमि प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, इसमें सारे क्या है, सारे पोल्यूशन होते हैं इसमें। तो ये है, इनको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, उसके आधार पे अपशिष्ट पदार्थों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। देखो कि अपशिष्ट पदार्थों को उनके अपघटन के आधार पे दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक पहला तो क्या है, नंबर एक, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, याद रखना ये पहला कौन सा है,
जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है, निम्नीकरण हो जाए, जिनको तोड़ दिया जाए। ये क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण हो सकता है और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तो मतलब जिनका क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है, निम्नीकरण हो जाए, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाएंगे। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ सरल इकाइयों में टूट जाती है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ है ना, सूक्ष्म जीव उसको छोटी इकाइयों में तोड़ देंगे, उसके बाद वो मिट्टी मिल जाएगा और उसका क्या फिर पुनः चक्रीकरण हो जाता है वातावरण के अंदर। इसे हरित अपशिष्ट जैसे लकड़ी वगैरह है ना, या फिर हरित जो पेड़ पौधों के भाग है, पुनः चक्रित अपशिष्ट, इनको क्या बोलते हैं, हरित अपशिष्ट बोलते हैं। ये पुनः चक्रित अपशिष्ट यानी वापस चक्रीकरण के अंदर काम में आ जाते हैं। ये खाद्य अपशिष्ट बोलते हैं, ये कार्बनिक अपशिष्ट भी कहा जाता है। ये कार्बनिक अपशिष्ट या कहते हैं इनको जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का, जैसे घरेलू जैविक अपशिष्ट, घरों में घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अभी हम चर्चा की थी, सब्जी छिलके वगैरह, गली हुई सड़ी हुई फल वगैरह, सब्जी उनके छिलके वगैरह है, वो सारे किस में आते हैं, घरेलू जैविक अपशिष्ट में आते हैं। कृषि अपशिष्ट खेतों से, जैसे लकड़ी वगैरह होती है खेतों में है ना, अनाज काटने के बाद लकड़ियां बचती है, वो क्या है, या फिर क्या जैसे छोटे खरपतवार वगैरह उनको मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, तो उससे क्या है, खाद बन जाती है, तो कृषि अपशिष्ट है। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैसे चिकित्सा यानी अस्पताल वगैरह में होती है ना, वहां पर क्या जैसे ऑपरेशन वगैरह किया है तो आप खून वगैरह निकल गया या को बॉडी का पार्ट काट दिया है, तो वो क्या प्रोटीन का बना है, उसको डाल देंगे मिट्टी में तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा, धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो वो क्या है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है। ये सारे जैव निम्नीकरणीय में आते हैं। दूसरा क्या है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, छोटे अणु यानी जीवों द्वारा अपघटित नहीं होंगे, वह प्रदूषण के स्रोत होते हैं, इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, ये अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाती है, ध्यान रखना। ये तो कई बार है ना पेपर में है ना, कचरा प्रबंधन में सबसे मेन पॉइंट यही है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट दोनों याद रखने हैं। ये पदार्थ प्राकृतिक कारकों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े नहीं जा सकते, इनको छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन या अपघटन नहीं होता है, तथा लंबे अंतराल तक वैसे ही बने रहते हैं, लंबे टाइम तक वैसे ही पड़े रहेंगे। पॉलीथीन की थैली उसको आप मिट्टी में दबा दो, तो अगर आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन बाद देखोगे ना, मिट्टी से खोदोगे तो वैसे वैसे बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब उसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, धातु के अपशिष्ट है, ये सारे क्या आते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंदर इनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपशिष्ट के स्रोत, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, ये हमें कहां कहां से मिलते हैं, यानी इनके स्रोत क्या है, कहां से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के स्रोत कौन से हैं। अब देखो क्या है कि अपशिष्ट विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे घर, स्कूल, है ना, कार्यालय से, होटल से, उद्योग से, ये सारे क्या है, शामिल है। और कुछ अपशिष्ट स्रोत है जो मेन है, वो कौन कौन से हैं, वो देखो किन से निकलते हैं। एक तो घरेलू स्रोत, सबसे पहला क्या है, हाउस होल्ड सोर्स, घरेलू स्रोत, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। एक तो घर है हमारा, घरों से निकलता है दैनिक जीवन में खाना पकाने, है ना, सफाई करने जैसी घरेलू गतिविधियों के दौरान एकत्रित होने वाले कचरे को घरेलू अपशिष्ट कहते हैं। तो घरों में दैनिक जीवन में काम में आते हैं ना चीजें, खाना बनाते हो आप, नहाते हो, धोते हो, सफाई करते हो, उस दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे घर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं घरेलू अपशिष्ट। जैसे धूल मिट्टी है, झाड़ू निकालते हो ना, धूल मिट्टी वगैरह निकलती है, पत्ते वगैरह है, फल है, सब्जियां हैं, इनके छिलके हैं, प्लास्टिक का कोई है या लकड़ी है आदि, ये सारे क्या है, घरेलू अपशिष्ट के अंदर आते हैं। फिर देखो दूसरा नगर पालिका, सेकेंड, दूसरा क्या है, नगर पालिका अपशिष्ट। तो नगर पालिका पता ही आपको, नगर पालिका अपशिष्ट का सबसे सर्वव्यापी सबसे बड़ा यही है और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान करता है ये। और नगर पालिका अपशिष्ट में तरल व सॉलिड दोनों प्रकार के आते हैं, दोनों शामिल है, तरल भी शामिल है और सॉलिड यानी लिक्विड भी शामिल है और सॉलिड यानी ठोस भी शामिल है। अधिकांश ठोस अपशिष्ट जैसे कागज है ना, कांच है, धातु है, उनको पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इनका वापस
निम्नीकरण मतलब इनको दोबारा काम में ले सकते, दोबारा इनको चेंज करके काम में ले सकते हैं, कांच या धातु या कागज इनको। लेकिन संग्रह से पहले या बाद में से छांटने की आवश्यकता होती है। इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद कागज एक तरफ छांटेंगे, कांच वाला भाग एक तरफ छांटते हैं और इसका प्लास्टिक वाला भाग एक तरफ छांटेंगे, धातु वाला अलग छांटेंगे। देखते हो आप कई बार कचरा बीनने वाले आते हैं, है ना, क्या करते हैं वो कचरा बीन के ले जाते हैं, फिर कचरे वाले हैं जहाँ कबाड़ी वगैरह उनको बेचते हैं, वो क्या कचरे को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका क्या उद्योगों के अंदर ले जाके उसका आपस क्या होता है, नवीनीकरण वाली क्रिया होती है। तो नगर पालिका अपशिष्ट की मात्रा नगर की जनसंख्या और विस्तार पर निर्भर करती है। इसके अंदर क्या है, अगर बड़ा शहर है तो ज्यादा होगा, छोटा शहर है तो क्या होगा, कम होगा। और घरेलू अपशिष्ट है ना, घरेलू अपशिष्ट भी नगर पालिकाओं के साइड में है ना, सड़कों के किनारे हम इकट्ठा कर देते हैं घरेलू अपशिष्ट, घरों वाला कचरा है बाहर डाल के आते हैं हम डस्टबिन वगैरह में, है ना। तो सड़कों पर एकत्रित कचरा है या मृत जीवों के अवशेष, कोई जीव मर गया है तो नगर पालिका वाले उस जीव को उठा के जहाँ अलग स्थान पे डालते हैं, मलमूत्र वगैरह है ना, मकानों का मलबा वगैरह है, ये सारे किसमें नगर पालिका वाले अपशिष्ट में आते हैं। यानी घरेलू अपशिष्ट है, उसको घर से बाहर निकालने के बाद हम डालते हैं बाहर कचरा पात्र में, फिर वो बन जाता है नगर पालिका का अपशिष्ट या नगर पालिका उसको यहाँ से हटाती है। फिर तीसरा क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, ये भी ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं, गैस भी, कुछ भी हो सकते हैं। ये औद्योगिक अपशिष्ट विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे क्लीन, धूल, स्लेग है, राख है ना, सलरी उत्पाद, है ना, और वह अवशेषों द्वारा निर्मित होता है। और इनमें ठोस भी है, तरल भी है, गैस, तीनों प्रकार के अपशिष्ट इसमें शामिल है। उद्योगों में गैस भी निकलती है, तरल लिक्विड भी निकलता है और सॉलिड भी निकलता है, तीनों क्या है, उद्योगों के अंदर शामिल है। और ये अपशिष्ट प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। मेन जो पोल्यूशन होता है ना, मेन वो सॉरी, इसमें क्या है, मेन उद्योगों में जो मुख्य अपशिष्ट है, इन्हीं से क्या है, मेन पोल्यूशन या प्रदूषण फैलता है। जैसे रासायनिक पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है ना, तेलीय पदार्थ है या धात्विक अवशेष, ये सारे किस में आते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट में आते हैं। और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत में कृषि वाला पार्ट भी आता है, ये थोड़ा कम है। इसमें जो अपशिष्ट है उनको कृषि के अंदर अधिकतर किया है, काम में वही ले लिया जाता है इसको। तो एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अवशिष्ट, कृषि में क्या है, कृषि गतिविधियां जैसे खाद है, तेल है, उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक वगैरह डालते हैं, ये सारे किस में आते हैं, कृषि अवशिष्ट में आते हैं। खेतों में डालते हैं, रासायनिक पदार्थ पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे वगैरह करते हैं, केमिकल डालते हैं या कोई कीटनाशक डालते हैं, कोई जैसे रोग हो गया, कोई जीव लग गया या जैसे वो तो कातरा लग गया और वो लग गया, इसको मारने के लिए रासायनिक पदार्थ डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, है ना। इसके अलावा उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हो आप, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, तो वो सारे क्या है, उर्वरक के अंदर आते हैं। ये सारे क्या है, कृषि अपशिष्ट में आते हैं सारे, के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अवांछनीय अवशिष्ट कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। और कृषि अपशिष्टों में फसल अवशेष, फसल निकालने के बाद कचरा वगैरह बचता है ना, वो फसल अवशेष में आता है। खरपतवार है ना, जैसे खरपतवार मतलब घास वगैरह उग जाए साथ में, वो सारे खरपतवार। पत्ते हैं, वन अवशिष्ट यानी वनों से जो पत्ते वगैरह अवशिष्ट निकलते हैं वो। पशुधन अपशिष्ट है ना, पशुओं के अपशिष्ट खेतों में काम में लेते हैं वो। ये अवशिष्ट क्रियाओं के कारण प्रदूषण का कारण बन जाते हैं, ये इससे क्या प्रदूषण फैलता है। और इसके बाद अगला स्रोत है वो है चिकित्सा। अस्पतालों में, हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उनके अंदर भी वेस्ट पदार्थ निकलते हैं और चिकित्सीय गतिविधियां होती है ना, उनके द्वारा अपशिष्ट जैसे इस्तेमाल की गई सुई, ये वे वेस्ट है यानी अपशिष्ट है। इसी प्रकार से सिरिंज काम में लेते हो, ये भी अपशिष्ट के अंदर आ गई। गंदे ड्रेसिंग वगैरह है ना, कपड़े वगैरह जैसे पट्टियां वगैरह करते हो ड्रेसिंग में, शरीर के अंग है, कोई काट के ऑपरेशन के दौरान निकाला गया वो शरीर के अंग है। या निदानिक नमूने हैं, जैसे कई बार टेस्ट वगैरह करते हैं ना, टेस्ट वगैरह करने के बाद जैसे मूत्र का टेस्ट किया या ब्लड का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसको आपस में डालते, डस्टबिन में डाल देते हैं, वो निदानिक है ना नमूने। रक्त है, रासायनिक पदार्थ है, चिकित्सा उपकरण है, कोई भी चिकित्सा में काम में लेने वाले अपरेटस जिनको एक बार ही काम में ले सकते हैं वो सारे। रेडियोधर्मी सामग्री है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनको कई बार है ना कैंसर वगैरह उपचार में काम में लेते हैं वो, आदि चिकित्सीय अपशिष्ट है। ये सारे क्या है, चिकित्सीय यानी जितने भी है ये सारे हॉस्पिटल वाले अपशिष्ट है। और ये संक्रामक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है क्या, ये संक्रामक और विपातक प्रकृति के होते हैं, यानी इनसे संक्रमण फैल सकता है या फिर कोई
संक्रमणकारी रोग भी इसकी सहायता से फैल सकता है अगर इसके संपर्क में कोई वन्य व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो। उसके बाद है अगला खनन, और जहाँ पहाड़ वगैरह होते हैं ना वहां पर खनन क्रिया होती है, पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है अपशिष्ट फैलता है, जैसे धूल वगैरह मिट्टी उड़ना है ना, वहां पर क्या अधिकतर क्या सिलिकोसिस रोग हो जाता है। खनन क्रिया में जहाँ ना खदान खोदने वाले हैं या पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके बार बार शरीर के अंदर क्या है मिट्टी यानी पत्थर वाले कण जाते हैं धूल के साथ, इसको इसके अंदर फेफड़े क्या है संक्रमित हो जाते हैं, फेफड़े हो जाते हैं खराब, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस रोग बोलते हैं। सिलिकोसिस मतलब मिट्टी धूल कण, सिलिकन यानी सिलिका के द्वारा फैलने वाला रोग, वो खनन के अंदर। तो खनन अपशिष्ट एक व्यापक अपशिष्ट समूह है, बहुत बड़ा है, जो धातुओं व अधातुओं के निष्कर्षण के परिणाम स्वरूप होता है। धातु या अधातु निकालते हैं खोदकर खानों से, धातु निकालते हैं तो उसके दौरान होता है। और इसमें ठोस व तरल दोनों प्रकार के, इसमें क्या है ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्ट शामिल है इसमें। और इसमें कठोर चट्टाने हैं, बजरी है, मिट्टी है, कंकड़ है, रेत है, लाइमस्टोन है ना, चूने का पत्थर है, चौक है, सल्फेट एस्क है, कोयला अपशिष्ट है, आदि सारे इसके अंदर क्या आते हैं खनन वाले अपशिष्ट के अंदर शामिल है। थोड़ा याद रखने कौन से अपशिष्ट में कौन से शामिल है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये अपशिष्ट पदार्थ जो है इसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है अपशिष्ट पदार्थों का क्या होगा, वातावरण क्या होगा प्रदूषित होगा। इससे क्या है अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलने की क्या रहती है अधिक संभावना रहती है। श्वसन क्रिया में दिक्कत आती है, अगर वातावरण प्रदूषित रहेगा तो सांस लेने में दिक्कत, जैसे अभी दिल्ली में हो रहा है ना, दिल्ली में क्या है इस टाइम सर्दियों के टाइम में क्या है बहुत अधिक स्मोग फैल जाता है, स्मोग प्लस फोग, धुआं प्लस धुंध दोनों मिल जाए तो स्मोग बोलते हैं, वो फैल जाता है, जिससे क्या है सांस लेने में क्या दिक्कत आती है। तो वहां लोग हर टाइम के मास्क लगा के रखते हैं, तो वहां पर व्हीकल वगैरह बंद कर देते हैं, तो वो वातावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। तो वो पर्यावरण पर भी क्या अपशिष्ट पदार्थ क्या प्रभाव डालते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ व पर्यावरण यानी वेस्ट एंड एनवायरमेंट किस प्रकार से, तो अपशिष्ट पदार्थ है ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं यदि इनका नियमित तरीके से निपटान न किया जाए तो प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हमें क्या है फटाफट उनका निपटारण करना चाहिए, प्रकृति में खुले ना पड़े रहे, इससे क्या वातावरण क्या होगा दूषित, और ये क्या बहुत अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट संक्रमण व रोगों को फैलाने के कारक बनते हैं, जिसमें वायु है, जल है, भूमि आदि प्रदूषित हो जाते हैं इससे सारे। और जैव अपघटनीय अपशिष्टों के अपघटन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, जितने भी है ना बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटनीय पदार्थ है जिनका अपघटन हो उसमें से गैसें निकलती है, और उसके अंदर मेन ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, जिससे क्या है वातावरण का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस के लिए यानी हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी यानी वातावरण का ताप या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है। फिर क्या है चिकित्सीय अपशिष्ट है ना, इससे संक्रामक रोग जैसे है ना, अगर इस संपर्क में आ जाए किसी एड्स से संक्रमित व्यक्ति है, उसका अगर कोई पार्ट है बॉडी का और उसका ब्लड किसी दूसरे के लग गया या उसके कटे हुए भाग पर लग गया संपर्क में आ गया तो उससे क्या दूसरे की भी एड्स हो सकता है। तो यानी एड्स है, टीटनस है, हेपेटाइटिस रोग है, ये संक्रामक रोग है, ये फैलते हैं उनसे। और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है ना जैसे प्लास्टिक है, इससे क्या हानिकारक विषैले रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जिससे क्या फेफड़े संबंधी बीमारियां हो सकती है। मृदा प्रदूषण भी इसकी सहायता से क्या फैलता है। और पॉलीथीन जो है ना, इस पॉलीथीन भी पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए क्या है पॉलीथीन को पीछे क्या एक बार बंद कर दिया गया, पॉलीथीन बैन अभी भी राजस्थान के अंदर बैन है पॉलीथीन, फिर भी क्या इसका यूज कर रहे हैं लोग लुक्की छुपकी करके। जैसे भी पॉलीथीन क्या है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जो कि यानी सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है ना थैलियां वगैरह एक बार काम में लेकर फेंक देते हैं, वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए घातक है। इनके लिए आप देखते हो आप पॉलीथीन थैलियां वगैरह है, जैसे गाय वगैरह या जैसे बैल वगैरह है ना, वो सांड वगैरह घूमते रहते हैं, तो वो क्या है भूखी हो तो बेचारे क्या करें, पॉलीथीन थैली में रोटी बांध के डाल दी तो क्या क्या करेगा वो पॉलीथीन थैली भी हाथ खा जाता है, तो इससे क्या है जानवरों को क्या है शरीर में बहुत अधिक नुकसान, मर जाते हैं बेचारे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो भी खाने वाली वस्तु उनको क्या थैलियों में ना बांध कर अलग रख के अलग रखा जाए, ताकि जानवर उनको क्या आराम से खा सके। थैलियां वगैरह उनका यूज क्या कम से कम करें, कपड़े के थैले काम में ले, जैसे कोई सब्जी लाने जाए मार्केट में और अन्य कोई सामान लाने जाए तो अपना कपड़े का थैला हाथ रखें, उसमें यूज करें, उसी के अंदर सामान लेके आए, उससे क्या आदमी की प्राइवेसी भी रहती है क्या सामान लेके आए,
थैली में दिख जाता है, उसमें दिखता भी नहीं है। दूसरा क्या है, कोई भी अगर मैं जीव वगैरह है, थैली वगैरह में सामान होगा तो जीव को दिख जाएगा तो वो किसी को झपट्टा मारता है, या जैसे गाय भैंस कोई जैसे गाय या बैल का आदमी मार भी देते हैं तो थैला भी रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो इससे प्राइवेसी भी रहती है। और साथ में क्या है, इससे वातावरण प्रदूषित भी नहीं होता, और थैलियां वगैरह ये पर्यावरण के लिए क्या बहुत ही हानिकारक है। तो प्लास्टिक के प्रयोग से मानव में मधुमेह रोग होता है, तथा यकृत एंजाइम प्रभावित होते हैं, है ना। पॉलीथीन को जलाने पर विषैली गैस उत्सर्जित होती है जलाओगे तो, जो कि त्वचा के लिए, दृष्टि, वन संबंधी यानी, और ये ना ये अपने त्वचा संबंधी है या फिर जैसे लंग्स संबंधी है, इन रोगों के कारक होती है। और इन नकारात्मक प्रभावों के कारण के अपशिष्टों का प्रबंधन आवश्यक होता है। इनको हमें निपटाना चाहिए, इनका एक विशेष अलग तरीके से इसका क्या हो निपटान हो, जिससे क्या वातावरण प्रदूषित न हो। अब देखो अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ, जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करें यानी उनका मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से उसको वातावरण से अलग करें, वातावरण पर उसका प्रभाव न पड़े, उसका हमारे लाभ क्या है। अगर आप ढंग से करेंगे ना तो लाभ यही है कि कचरा नहीं रहेगा वातावरण में, वातावरण क्या बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, है ना। देखो अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण में सुधार होगा और वातावरण स्वस्थ और बेहतर होगा। और इसमें क्या हानिकारक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे वैश्विक उष्णता भी क्या होगी, कम होगी, भूमि का ताप कम बढ़ेगा, और इससे क्या प्रदूषण में भी क्या आएगी, कमी होती है। ये अपशिष्ट निपटान के लाभ है, ठीक है, लाभ। और इसके बाद और यह ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है ना, जिससे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी शामिल है, और यह विकास में योगदान देता है। अगर कोई कचरा वगैरह है अपशिष्ट, उसको अच्छे ढंग से उसका निपटान करें, जो काम की चीजें उसको निकाल ले, वापस उसको काम में ले, इससे क्या है, एनर्जी बचेगी, सामान भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, और उसका पुनर्चक्रीकरण भी हो जाएगा, और वातावरण भी क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, विकास में भी योगदान देगा, क्योंकि पुनर्चक्रण उद्योग में रोजगार उत्पन्न होते हैं, व्यवसाय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये पुनर्चक्रण के लाभ। अब देखो अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, अपशिष्ट है ना, उसको किस तरीकों से निकालें, कैसे करें, मेथड कौन से है, तो क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर अपशिष्ट के कारण नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, और ये संसाधनों के पुनः उपयोग में पुनः चक्रण के लिए मदद करता है। और इससे अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य तरीके कौन कौन से, अपशिष्ट कैसे करें, अलग कैसे, उसका तरीके कौन से, देखो पहला क्या है, भूमि भराव, भूमि के अंदर है ना, गड्ढा खोद के अंदर दबा दें, ये कचरा प्रबंधन की सबसे लोकप्रिय विधि है ना, जिसमें कचरे को भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे दुर्गंध व संक्रमण नहीं फैलता, किंतु इस विधि का उपयोग वायु व जल प्रदूषण करता है। इससे क्या होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण पैदा करता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन से मीथेन गैस बनती है, गैस बनेगी, जो कि हरित गृह गैस है ना, और वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव भी डालती है ये। और इस गैस की निकासी के लिए भूमि भराव गैस प्रणाली स्थापित की जाती है, और इस गैस को एकत्रित करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो एक तो भूमि में दबा दें कैसे होगा, किससे वो दिखा है हमने, एक भस्मीकरण या जला दें, जला के, और इसमें क्या है, भस्मीकरण या दहन विधि द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, जलाते हैं उसको, और इस विधि से अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाया जाता है, इसका उपयोग द्रव, गैस और ठोस अपशिष्टों के निष्पादन में करते हैं, और इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ ताप, गैस, भाप व राख में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे हानिकारक कचरा जैसे जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निपटान में एक बेहतरीन विधि है ये, और इसका उपयोग किया जा सकता है, किंतु इस विधि से गैस या प्रदूषक उत्सर्जक उत्पन्न होते हैं, इससे गैस से निकलती है, इसलिए यह एक विवादास्पद विधि है। इसका उपयोग व्यापक रूप से जापान व संयुक्त राष्ट्र में किया जाता है। यह भूमि भराव के लिए स्थान उपलब्ध यहाँ नहीं है, यहाँ पर भूमि भराव के लिए यानी भूमि के अंदर दबाने का स्थान नहीं, वहां पर जला देते हैं। और फिर एक सबसे मेन है, ये सबसे अच्छी तरीके की विधि यही है, सबसे बड़ी विधि यही है, सबसे बढ़िया पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। और इसमें क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित कर, संशोधित कर किसी भी उपयोगी चीज को निर्मित करना पुनर्चक्रण कहलाता है। दोबारा कोई नई चीज बना दें उसे, उसका पुनर्चक्रण करें, नई चीजें बना के उसका दोबारा यूज करें। इस विधि में मुख्य 3 चरण है, संग्रह इकट्ठा करना पहले, उसके बाद उसका प्रसंस्करण करना यानी उसमें छानबीन करना या उसका छंटाव करना, उसके बाद विनिर्माण करना, वापस उसका निर्माण करना, ठीक है ना। विनिर्माण व पुनर्निर्माण या नवीनीकरण है। अब देखो संग्रह व प्रसंस्करण, पहले संग्रह करते हैं, इस प्रक्रिया में पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, इसका प्रसंस्करण करने से पुनः उपयोगी बनाया जाता है। विनिर्माण दोबारा करें,
समाचार पत्र है, कागज है, प्लास्टिक है, स्टील के डिब्बे हैं आदि का पुनः निर्माणीकरण सामग्री का उपयोग नए तरीकों से विनिर्मित करके किया, जैसे डामर से कांच प्राप्त करना, और ऐसे पुनर्नवीनीकरण दोबारा नया बनाए, और इस सामग्रियों को पुनः चक्रण की गई सामग्रियों से या विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। और पुनर्नवीनीकरण में एल्यूमिनियम है, पेय डिब्बे हैं, है ना, अखबार है, कांच के पात्र है, किताबें हैं, गत्तों के डिब्बे हैं, है ना, पत्रिकाएं आदि शामिल है। इन्हें प्राकृतिक जैविक अपशिष्टों से पुनः चक्रण से कंपोस्ट व खाद व वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाई जा सकती है इससे, और गैस का उत्पादन कर विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। और पुनः चक्रण का उपयोग कर ऊर्जा खपत, भूमि भराव, प्रदूषण, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने में व प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में उद्देश्य से किया जाता है। रासायनिक क्रिया है, देखो इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, इस प्रक्रिया में अपशिष्ट व भूमि भराव द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों को रासायनिक, भौतिक व जैविक उपचार किया इससे जा सकता है। ठीक है ना। फिर देखो अपशिष्ट पदानुक्रम, अपशिष्ट है उसका कौन सा पदानुक्रम है, देखो यह उत्पन्न कचरे या अपशिष्ट की मात्रा को कम करने व संग्रह अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और ये 3 याद रखने हैं, 3R, रिड्यूज कम काम में लें, कम करना, रीयूज इसका दोबारा यूज करें, और रिसाइकिल पुनः चक्र। 3R है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। इसे अपशिष्ट प्रबंधन का 3R भी कहते हैं। याद रखना है, कचरा प्रबंधन का 3R सिस्टम है ये, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। यही कचरे की मात्रा को कम करने के साथ प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, भूमि और पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। ये हमारा थोड़ा आज कचरा प्रबंधन में, कचरा प्रबंधन कचरा है क्या, अपशिष्ट क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार में बांटते हैं, वो सारा इसमें हमने किया है। फिर उसका हम निपटान कैसे करें वो हमने इसमें किया है। किस प्रकार से वातावरण उसका प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव किया हमने। फिर इससे कौन कौन से वातावरण प्रदूषण हो सकते हैं वो, फिर उसका हम निपटान कैसे करें, निपटान करने के तरीके किए। उसके बाद पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव और निपटान के तरीके में 3R याद रखना आपको, 3R का यूज करके इसका निपटान हम कर सकते हैं। तो ये आज अपना टॉपिक हो गया कौन सा, कचरा प्रबंधन। अगला हम कल करेंगे, तब तक धन्यवाद।